याद करें कल हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी मेरे बच्चे। हमने डिस्कस किया था पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। गवर्नमेंट कौन सी बना? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट। या उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास। मेरे बच्चे 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। या मेरे बच्चे उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के हो, लेकिन वो फॉरेन कंपनी होली ऑन हो बाय फॉरेन गवर्नमेंट। ऐसे मेरे बच्चे होली ऑन होनी चाहिए, पूरी 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 मलकियत होनी चाहिए किसी और मुल्क की। तो ऐसी फॉरेन कंपनी के भी अगर पाकिस्तान में 50% शेयर्स हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? पब्लिक। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक आखिर पे वैसे यूनिट ट्रस्ट वगैरह, वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है यूनिट ट्रस्ट है। हाँ, लिस्टेड वाली वो बढ़िया हम थी, सॉरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो और ड्यूरिंग द ईयर लिस्टेड हो और आखिरी दिन भी लिस्टेड रहे। याद करो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इवन एक कंपनी आखिरी दिन ही लिस्ट हुई है तो मेरे बच्चे वो हमारे लिए क्या होगी? पब्लिक ही होगी। लेकिन एक कंपनी सारा साल लिस्टेड रही लेकिन आखिरी दिन लिस्टेड नहीं है, वो हमारे लिए प्राइवेट। क्योंकि जो कंपनी पब्लिक ना हो वो क्या होगी? वो प्राइवेट। तो ये मेरे बच्चे कल हमने पब्लिक कंपनी का एक क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, एक बेटी पूछ रही थी कि सर इसके सवालों के जवाब, और तो उसका जो कल हमने डेज वाला डिस्कस किया था वो डेज वाला उसके अंदर वैसे भी सवाल दिए हुए हैं, उसके नीचे उसने बताया भी है कि कैसे उसका आंसर भी दे रखे हैं। जो कल हमने कुछ इस तरह के सवाल किए थे उसी तरह के उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर या कुछ इस तरह की दी हुई एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल भी साथ कर रहे हो ना, कर लेना। लेकिन हम भी करेंगे, हम किताब की एग्जाम्पल तो लाजमी सारी करेंगे डेफिनेटली। लेकिन कोई क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने साथ साथ करते जाना। क्वेश्चन बैंक भी रखना है आप लोगों ने, पता ना आपको। आपका जो ये कंप्लीट होगा इसका जिसको कहते हैं कि आपका सिलेबस, वो आपकी आई कैप की स्टडी टेस्ट प्लस क्वेश्चन बैंक, ये दोनों चीजें हैं। वो चाहे आप सॉफ्ट में रख लीजिएगा, इट्स ओके। लेकिन ये तो किताब में तो हार्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, लेकिन वो आपने क्वेश्चन करने हैं जस्ट, उस पर सोल्यूशन भी है, वो चाहे आप सॉफ्ट में यूज कर लीजिएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी नहीं कि आप कोई उसमें कोई पैसे खर्च करें, लेकिन एटलीस्ट वो लाजमी करना है। वो करेंगे तो मेरे बच्चे हमारा ये सारा कंप्लीट होना है, क्योंकि इसके अंदर तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह के हैं नहीं सवाल। चंद एक कोई एग्जाम्पल दे दी उसने। जो मेन पास पेपर आई कैप के वो सारे कहाँ पे पड़े हुए हैं? क्वेश्चन बैंक के अंदर। इसलिए वो करना है, अगरचे उनका अंदाज वहां पे करने का थोड़ा सा डिफरेंट है, हम अपने अंदाज से करेंगे उसको। ले बेटा, हमने अभी तक पढ़ा क्या बोला? एक तो टैक्स ईयर पढ़ा, रेजिडेंट का स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया, कुछ कंपनी की कल हमने कोई डेफिनेशन को डिस्कस करना शुरू किया था, और वो डेफिनेशन मेरे बच्चे हमने पब्लिक कंपनी तक डिस्कस कर ली थी अगर आपको याद हो। तो बीच में एक आधी चीज छोड़ के हम सीधे चले गए थे पब्लिक कंपनी के ऊपर, तो वापस आओ मेरे बच्चे। हमने डिस्कस कर लिया था एओपी क्या होती है, पता चल गया था बोर्ड क्या है, और मेरे बच्चे कंपनी क्या है। देखो मैंने आपको बताया था अल्फाजों के कुछ ऐसे मतलब होंगे या कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज होंगे शायद जो आपको हजम ना हो। लेकिन मेरे बच्चे जिस चीज की आगे एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस उस लफ्ज को याद करना है। बड़े सारे आगे ऐसे अल्फाज आने हैं जिनको बस यही कहना है कि मेरे बच्चे सिर्फ आपने इन अल्फाजों को याद करना है, इनके आपको मीनिंग या बाकी चीजों का पता हो या ना पता, लेकिन बताएंगे सही। ये ना हो कि खुदा ना खासा हमने सर फिर बताना ही नहीं आपने, नहीं नहीं। तो बेटा अगर वो पेपर में कंपनी की डेफिनेशन पूछ ले, अगर कंपनी, मेरे बच्चे वैसे तो मेरे बच्चे जो सीला अभी पढ़ के आए हैं उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। कंपनी किसको बोला था मेरे बच्चों हमने? जो रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के अंदर। लेकिन मेरे बच्चे जरा देखिएगा इसका टैक्स जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसका कितना बड़ा दिल है। इसने दुनिया जहान के इदारों को कंपनी में शामिल किया हुआ है, इवन देन इसने गवर्नमेंट तक को नहीं छोड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे कंपनी में कौन कौन शामिल होगा? कहते हैं एक कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 वो भी है, यानी कि इसमें शायद वो एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 बहुत ज्यादा कंपनीज में से सिर्फ एक है, और बाकी जितनी भी हैं शायद उसके अलावा ही हैं सारे के सारे। तो उसमें एक कंपनी एक्ट 2017 वाली भी कंपनी होगी यहाँ पे। उसके बाद देखो हम प्राइवेट पब्लिक की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट पब्लिक हमने समझ लिया कि जो कंपनी पब्लिक नहीं होगी वो क्या होगी? प्राइवेट। और पब्लिक होने के लिए वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए वो पब्लिक होगी। अब हम खाली कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि कंपनी किसको बोलेंगे? जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, पाकिस्तान में कंपनीज को रजिस्टर्ड करने वाला और उसके तहत चलाने वाला, यानी कि पाकिस्तान में जो कंपनीज को रेगुलेट करने वाला एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2017 है। जो इस अपने एक्ट के तहत जो इदारा पाकिस्तान में बना होगा, जो है ही कंपनी एक्ट 2017, वो भी पाकिस्तान में क्या कहलाएंगी? वो कंपनी ही कहलाएगी।
उसके बाद ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स। बस आपने ये अगली बातें लिखने की जरूरत नहीं, बस आपने क्या लिखना है, ए स्मॉल कंपनी। इसकी भी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कंपनी हम किसको बोलेंगे। डेफिनेटली मेरे बच्चे ये वो कंपनी नहीं होगी जो इसके तहत बनी होगी, ये टैक्स वालों की है कुछ। उसके बाद एक डिस्कस ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। याद है मेरे बच्चों, ये जो कंपनी लॉ पढ़ा है उनको तो पता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड आर अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था इवन देन आपका जो आई कैप है ये भी किसी खास कानून के तहत बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये भी किसी खास कानून के तहत बना हुआ है, बैंक ये भी किसी खास कानून के तहत बने हुए हैं। ये पाकिस्तान में कोई भी इदारा पाकिस्तान के किसी कंपनी एक्ट या स्मॉल कंपनी वाले लॉ के अलावा किसी और लॉ में भी कोई रजिस्टर्ड हो, वो भी पाकिस्तान में कंपनी ही कहलाएगा। देखो समझ आ रही हो या ना आ रही हो, इसको याद करें कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इनकम टैक्स को कहता है कंपनी की डेफिनेशन दो, क्या बोलोगे? जो कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, स्मॉल कंपनीज, या पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाली बॉडी कॉर्पोरेट्स। मैंने आपको एग्जांपल दी, ये बैंक, इंश्योरेंस, ये सारे मेरे बच्चे क्या होते हैं कि किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते जो भी अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, ये कंपनीज नहीं होते। इसलिए मेरे बच्चे, लेकिन टैक्स में इसको कंपनी माना हुआ है। अच्छा, ये भी देखो मेरे बच्चे, टैक्स वालों ने इसको कहाँ पे रखा हुआ है? कंपनी में। अभी हम कंपनी लॉ में डिस्कस कर रहे थे कि इसको कंपनी नहीं बोलना हमें, लेकिन अभी चंद लम्हों के बाद ही अब हम कह रहे हैं कि इसको क्या बोलना है, आपने कंपनी बोलना है। क्या करें, अब पाकिस्तान में रह रहे हो, ऐसे ही मामला है। उसके बाद ये मुदारबा। अच्छा, मुदारबा क्या होता है मेरे से? ये इस्लामिक तरीका होता है कोई भी कारोबार करने का। देखो आपके पास ऑप्शन है, खुदा ना खासा, कि आप पैसों को पकड़ो और उसको बैंक में रख के सूद खाना शुरू कर दो, अल्लाह ताला बचाए इससे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास, कि आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। अब अज्यूम कर लो हम सब लोग मालदार हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन हमें उससे कोई कारोबार करना नहीं आता। हमने क्या किया, ये जितना हम सब लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, हमने सबने ला के यहाँ पे पैसे को इकट्ठा कर लिया। ये पैसे को इकट्ठा कर लेना बड़े सारे लोगों की तरफ से, इसको हम बोलते हैं मुदारबा। अब इसको क्या बना लिया हमने, मुदारबा बना लिया। मुदारबा में क्या होगा कि लोगों ने, बड़े सारे लोगों ने, जो उस पैसे को बैंक में रख के सूद नहीं खाना चाहते, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब इसका करना क्या है, अब इसको उठा के कहीं पे इन्वेस्ट करना है इस पैसे को, ताकि हम कमा सकें। लेकिन कमाने की हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। हमने पैसा था वो हमने इकट्ठा कर लिया और क्या बना लिया, मुदारबा। लेकिन इस मुदारबे को आगे मजीद, इस जो पैसा पड़ा हो उसको आगे इन्वेस्ट करने की हमारे पास स्किल्स नहीं है। ऐसे में मुदारबा को मैनेज करने के लिए कंपनी आती है, उसको कहते हैं मेरे बच्चे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, इसका काम ही क्या है, ये इस तरह के बनने वाले मुदारबाज, मुदारबा का मतलब समझे, मुदारबा अलहदा है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी अलहदा होती है। मुदारबा समझ लो क्या क्या एक्ट होता है, जहां पे लोग अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लोगों का इकट्ठा किया हुआ पैसा जो बैंक में नहीं रखा हुआ, लोगों ने किसी किसी सूद के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट करने की नीयत से रखा हो, समझ लो, उसको हमने क्या बोल दिया, मुदारबा। अब इस मुदारबे को कहीं ना कहीं चलाना है, इसको मैनेज करना है। इसके लिए लफ्ज बोलते हैं फ्लोट करना या रन करना। मुदारबे को क्या किया जाता है, फ्लोट किया जाता है। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। तो इस मुदारबे को फ्लोट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंपनी आती है। उस कंपनी का नाम है, जैसे हबीब एक मेट्रो मुदारबा कंपनी भी है, मेट्रोपॉलिटन मुदारबा कंपनी, जो क्या करती है, मुदारबा उसको मैनेज करती है। तो ये एक कंपनी आएगी, ये आएगी, इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेगी और इन्वेस्ट करके हमें भी प्रॉफिट का हिस्सा देगी और खुद का कमीशन भी रखेगी। तो इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर जो मुदारबाज बने हुए हैं, वो भी क्या कंसिडर करेंगे आज के बाद उसको आप, कंपनी। लेकिन पब्लिक कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं? फिलहाल तो कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक वही होगा जो पब्लिक की डेफिनेशन में पूरा उतरेगा। लिबरा उसके बाद कहता है ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। देखो बेटा, हमारे मुल्क के अंदर कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का कानून है, कंपनी एक्ट 2017। अगर हमारे मुल्क के अंदर इस तरह कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का कानून हो सकता है, कि बाकी मुल्कों में भी तो होगा। अगर हम बात कर लें चाइना की, तो चाइना के अंदर भी तो मेरे बच्चे कोई कंपनी एक्ट होगा ना। अगर चाइना में कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहता है अपनी, वो कहाँ पे जाएगा? वो चाइना की, वहां पे भी कोई एससीसीपी, चलो एससीसीपी रखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ चाइना होगी, वो उसके पास जाएगा और कंपनी को रजिस्टर कराएगा। किस कानून के तहत? चाइना के उस कंपनी एक्ट के तहत। तो कहता है कि अगर किसी और मुल्क में वहां के कंपनी एक्ट के तहत कोई इदारा रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रहा हो, वो पाकिस्तान में क्या कहलाएगा, वो कंपनी कहलाएगा। याद रखोगे इस बात को। याद है जब हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसने कंपनी को आखिर पे एक्सक्लूसिवली निकाल दिया था। बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा हूँ, एओपी, एसोसिएशन पर्सन, सॉरी। जब हम एओपी को डिस्कस कर रहे थे, उसने क्या कर दिया था, उसने कंपनी को स्पेशल निकाल दिया था। कंपनी का मतलब ये सारे, इसका मतलब क्या हुआ, उस डेफिनेशन में से डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी।
इसमें से कौन सी इन सबको आपने कभी भी एओपी नहीं करना। ये जितने आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये कभी भी एओपी नहीं हो। तो किसी और मुल्क में उसके कानून के तहत बनने वाली कंपनी अगर वो पाकिस्तान में काम कर रही होगी तो हमारे नजदीक भी क्या है, वो कंपनी ही हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत समझ आ गई ना, इट्स ओके। याद करने, लेकिन याद कर रहे हैं आपने ये अल्फाज, चाहे अपने अपने उसमें मेन चीजें लिखकर, चाहे थोड़ी थोड़ी चीजें लिख दीजिएगा, पूरे का पूरा आपको पूरी लाइन वहां पे रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेक्शन सुक्शन कहीं पर भी लिखे हों इनको ना लिखिएगा, ये ऑर्डिनेंस भी आगे कहीं पे लिखे हों चाहे इनको भी याद ना कीजिएगा। बस मेन जैसे मैंने कहा था स्मॉल कंपनी खाली लिख दीजिएगा, इट्स ओके। ले बेटा, कहता कि फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट विच द बोर्ड हैज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है, एफबीआर। कहता कि फॉरेन एसोसिएशन, कुछ लोग जो बाहर किसी और मुल्क में इकट्ठे हुए थे, एसोसिएट हुए थे आपस में, हो सकता है वहां पे उन्होंने पार्टनरशिप बनाई हो। फॉरेन एसोसिएशन विच वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, हो सकता है वो उस कानून के तहत किसी लॉ में रजिस्टर्ड हुए हों या ना हुए हों, और वो लोग आके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान में काम करने के लिए आए, हमारे बोर्ड ने उसको कहा, कोई ऑर्डर पास कर दिया, उन्होंने कहा कि सर आज से हम आप लोगों को, वो कहते हैं सर हम तो उस मुल्क में हमारी कोई हैसियत नहीं, हम तो वहाँ पे कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। हमने कहा कि हमारे मुल्क में आ गए हो ना आप लोग, यहाँ पे काम करना चाह रहे हो, तो हमारे नज़दीक आज से आप कंपनी ही कहलाएं। यानी कि किसी और मुल्क से कुछ लोग, चाहे वहां की पार्टनरशिप हो, वो इनकॉर्पोरेटेड हो या कंपनी हो या ना हो, अगर वो लोग कुछ पाकिस्तान में आके कोई कारोबार करना शुरू करते हैं और एफबीआर को मुनासिब लगे तो पकड़ के उसको किस कैटेगरी में डाल सकती है, कंपनी की कैटेगरी में डाल सकती है। कहता है फॉरेन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या, जहां पे कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, उस मुल्क में वो रजिस्टर्ड हो या ना, विच द बोर्ड हैज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। लेकिन हमारे मुल्क में जब आए तो हमारे एफबीआर ने कोई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर किसी खास एक इदारे को, या उस तरह के जितने भी इदारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उन सबको कह दिया कि आप लोगों को क्या ट्रीट करेंगे, कंपनी ट्रीट करेंगे। तो वो भी मेरे बच्चे कंपनी ही हो। उसके बाद कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को उसने क्या बनाया, कंपनी। क्या बताओ, जब गवर्नमेंट को कंपनी बोल दिया तो ऊपर एसोसिएशन पर्सन की डेफिनेशन में गवर्नमेंट थी नहीं, तो इसलिए उसको मेरे बच्चे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहे कहता है वो प्रोविंशियल हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, ये इसको क्या रखना है आपने, क्या ट्रीट करना है, इसको कंपनी ही ट्रीट करें। कहता है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। याद है अभी हमने सी लॉ के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस कर रहे थे। कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेटिव होती क्या है, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर अपने ही बेनिफिट के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जहाँ पे कुछ लोग मिलकर अपने ही बेनिफिट के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन ये कहीं पर रजिस्टर्ड भी होती है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, हम सब लोग यहाँ पे कसूर से क्लास पढ़ने के लिए आते हैं और अच्छी खासी गर्मी, और हम लोकल आते हैं, हमें लग रहा है कि ये तो अच्छा खासा मशक्कत वाला काम है। ऐसा कर लेते हैं, हम सब मिलकर ना पैसे इकट्ठे करके एक वैन खरीद लेते हैं, और उस वैन पे एक तो हम भी आया करेंगे, उसके बाद जब हम आगे तो ये वैन यहाँ पे लोकल भी चला लिया करेंगे, इधर उधर उससे भी कमा लिया करेंगे, और जो कमाएंगे वो भी आपस में बांट दिया करेंगे। ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इस तरह की मेरे बच्चे उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की निशानी क्या होती है, ये कुछ लोग मिलकर बनाते हैं और मकसद उनका अपने आप को बेनिफिट देना, कि हमने अपना, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी सीरो के अंदर कि जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो वहाँ के जो मेंबर होते हैं एक्चुअली वो ही उसके मालिक होते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने बीच में कोई सदस्य चुने होते हैं, फिर वो लगातार उस सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन करते उसी सोसाइटी के लिए, याद रखोगे। तो क्या कह रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, ये जो हमारी बलदियाती गवर्नमेंट्स कह लो इस तरह की, इनको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं। बलदियाती गवर्नमेंट्स अगरचे पाकिस्तान में इतनी फाल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं भी। जैसे अगर हम बात करें, कराची का एक मेयर है, उस मेयर का नाम क्या है, मुर्तजा शहजादा चौधरी। चौधरी ने अगर जवाब दिया तो सीधा अहम चीज का जवाब दिया है। यकीन कर, इसने सारी पिछली जितनी भी कमी पेशियां थी सब पूरी कर दी। कम से कम चौधरी अपडेटेड तो है, और खुदा का खौफ करो है, हम पाकिस्तान के मामला को नहीं जानते। कराची सबसे बड़ा शहर है, और हमें उसके मेयर का नहीं पता। मेयर उसका पता है कि क्या है, मेयर लंदन का मेयर कौन है? सादक साहब है कोई, वो हमें पता है, अपने मुल्क के मेयर का कोई नहीं पता। चले, और मुझे भी नहीं पता वो सादक था, तो पता नहीं अब है कि नहीं, ये भी नहीं मुझे पता। खैर वापस आओ। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और अदर सोसाइटी। फाइनेंस सोसाइटी बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की वो कमेटियां होती हैं।
कमेटियां भी तो एक मेरे बच्चे फाइनेंस एक्टिविटी ही है ना। एक बंदा बड़ी मेहनत करके कमेटियां इकट्ठी करता है, उसको जमा करना, फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उसी उसी तरह की है क्या? आगे हमें मजीद जाकर उसको पढ़ने की जरूरत, अगर हाँ अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट होगी तो हमें डेफिनेशन जिस चीज की दे देगा वो हमने लाजमी याद कर लेनी है। लेकिन जिसकी डेफिनेशन ही खाली लफ्ज है, बस उसको समझ लो ये है कुछ। और इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो, जैसे आपका आई कैप, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन आप लोग आप बाज ही नहीं आते, आप उसको पैसे दिए जाते हो, उसके पास पैसा ही पैसा इकट्ठा कर दिया आप लोगों ने, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन इनके पास इतना पैसा है, अब पता नहीं उसका क्या नाम दें हम। लेकिन बहरहाल ये मेरे बच्चे इसमें आ जाती है हमारी जितनी भी एनजीओ टाइप की, ये कह लें शौकत खान हम कह लें, या और ईदी वाले हैं, छिपा वाले हैं, वो जेडीसी है, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। ए ट्रस्ट and equity are a body of person established or constituted by under any law for the time being in Pakistan. A trust and equity are a body of person, यानी कि इसके अलावा एक ट्रस्ट, अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट किसको बोलते हैं। वैसे तो ट्रस्ट भरोसे को कहते हैं ना मेरे बच्चे, ट्रस्ट एक्चुअली होता ही भरोसा है। अभी हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन इसी की है। तो ट्रस्ट हो या अगला अल्फाज क्या हो, एन इक्विटी आर बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर लॉ इन टाइम इन फोर्स इन पाकिस्तान, कोई इस तरह का इदारा हो, खाली आप चाहे ट्रस्ट ही लिख लीजिएगा, इट्स ओके आखिर पे जाके। लो बेटा, ट्रस्ट की डेफिनेशन इतना की पढ़ना और याद करना है जितना आपको बता रहा हूँ। ये एरिया जस्ट समझने के लिए डिफाइन कर रहा है शुरू के अंदर। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने एप्लीकेशन सीख ली है मेरे बच्चे, एक दो दिन यहाँ पे लगाएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बस सीख लें। आज हम सीखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे और उसके बाद रेट्स कैसे यूज करेंगे। इसके फौरन बाद मेरे बच्चे हमने चले जाना है इंशाल्लाह सैलरी के ऊपर, और अपने हेड्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सैलरी के ऊपर जाएंगे, पहले आसान करेंगे, प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इनका अपने हेड्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। 5 हेड्स हैं, आपको पता ना, आपके 5 हेड्स हैं, और 5 हेड्स को कवर करने के लिए 6 चैप्टर हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस के 2 चैप्टर हैं उन्होंने, बड़ा अहम है, तो उसके 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 7 और 8, बाकी सारे के एक एक चैप्टर है। तो बेटा ट्रस्ट, अभी मैंने आपको बताया था ट्रस्ट की डेफिनेशन उसने दे दी, कहते ट्रस्ट। अच्छा, बचपन में जब ये हमारे बी लॉ के पेपर में ट्रस्ट की डेफिनेशन हुआ करती थी, वल्ला हमने ऐसी रटी हुई थी, है जैसे सूरह कौसर नहीं हम पढ़ते, मुंह जुबानी हर हालत में पढ़ देते हैं, इन्ना तो इन्ना तल कौसर फज़ल रब्बी का वन हर नशाने को पढ़ देते हैं, उसको कभी दिक्कत होती नहीं। पढ़ पढ़ के इसको रट रट के हमने इस डेफिनेशन को याद किया हुआ। ट्रस्ट की डेफिनेशन, इसकी समझ कुछ नहीं आती थी, आ भी नहीं सकती थी। अल्फाज जरा देखिएगा पहले, लेकिन पहले समझ लो ये होता क्या है। मिस्टर ए की मेरे बच्चे प्रॉपर्टी है, और इसको अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर ए को लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, बेहतर यही है कि इस प्रॉपर्टी को किसी भलाई के काम के लिए इस्तेमाल करें। अब वो तो नहीं होगा, तो इसको भलाई के काम के लिए कहां पे इस्तेमाल करेंगे? ऐसे में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया क्या कर रहे हो? वो कहता कि सर वेला ही होता हूँ। वो कहता कि आओ मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ, आप क्या करो, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करो, इसको यूटिलाइज करके इससे कमाओ। कहता सर मैं कमा तो लूंगा, लेकिन फिर इसका करूंगा क्या? कहता इससे जो कमाओगे जब तक मैं जिंदा हूं मुझे देते रहो, जब मैं जिंदा ना रहूं तो इसको उठा के किसको, शौकत खानों को दे दिया करो, या मेरी जिंदगी में जितनी की मुझे जरूरत है उतनी की मुझे दे दिया करो, बाकी सारे उठा के किसको दे दो, शौकत खानों को दे दिया, या मुझे या मेरे बच्चों को या बाकी फलाने किसी फलाही इदारे को दे दिया करो। ये मेरे बच्चे मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी के ऊपर भरोसा कर रहा है। मिस्टर ए मिस्टर बी पे भरोसा कर रहा है, और मिस्टर बी क्या कर रहा है, इसके इस भरोसे को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है सर आप मुझ पे भरोसा कर लो और मुझे दो ये प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी से कमाऊंगा, और जहां पे आप कह रहे हो मैं उसको, इस प्रॉपर्टी को, इससे जो भी कमाऊंगा मैं वहां पे खर्च करूंगा जहां पे आप कह रहे हो। जहां पे ये बंदा खर्च करेगा उसके लफ्ज हम बोलते हैं बेनिफिशियरी, यानी कि जिसको वो बेनिफिट मिलेगा इससे, वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियरी। चाहे वो बंदा खुद भी हो जिसने ये ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो खुद बेनिफिशियरी भी हो सकता है, या कोई और बेनिफिशियरी भी हो सकता है। अक्सर आप देखते हो ना, फलाना आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, या फलाना ट्रस्ट हॉस्पिटल, या फलाना कोई इस तरह ट्रस्ट एजुकेशन इदारा है, तो उसका मतलब क्या है, ये किसी और बंदे ने वो पैसा लगा रखा है, अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहा है, वो बंदा किसी पे भरोसा किया, वो उसको चला रहा है, जिस पे भरोसा किया, जिसको ट्रस्टी बोलते हैं, उसको चला रहा है। और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, जो भी वहां से लोग इलाज कर रहे हैं, करा रहे हैं, या जो लोग वहां से पढ़ रहे हैं, अगर कोई तलीमी इदारा है तो वो लोग क्या होंगे, उसके बेनिफिशियरी। तो किसी और ने किसी पे भरोसा किया, इसको चलाओ, इसको किसी और को बेनिफिट दो। इस सारे मेरे बच्चे अगर हम चीजों को इकट्ठी कर लें, इसके लफ्ज हम बोलते हैं ये ट्रस्ट है। कहते हैं ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, कि एक जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी किस पे डाली है, इस ट्रस्टी पे। इस ट्रस्टी पे किसने, ये ग्रांटर, जिसने वो प्रॉपर्टी ग्रांट की है। वैसे समझाने के लिए बात कर, वो बंदा जो प्रॉपर्टी ग्रांट कर रहा है उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, ग्रांटर। अभी लो आपने से किसने पढ़ रखा है,
या पढ़ रहे हैं? हाँ, जो पढ़ रहे हैं तो अभी हम पढ़ेंगे वहां पे जाके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। वहां पे जाके थोड़ा सा जिक्र आएगा, तो दोबारा थोड़ा सा हल्का सा एक नाम है, बस हेडिंग है ट्रस्ट की भी इसी तरह की। खैर, कहता है कि ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट मेरे बच्चे एक जिम्मेदारी होती है, अनेक्स्ट, जो जुड़ी हुई है, जो अटैच है किसके साथ, टू द ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी। किसी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ी हुई एक जिम्मेदारी, एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस। और ये ट्रस्ट बना किस बेस पे है, एतमाद की बेस पे। और एतमाद किसने किस पर किया है, इस ग्रांटर ने ट्रस्टी पे किया है। अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर। और ये जो कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चे, ये किसने रिपोज किया है, ऑनर रिपोज कर रहा है किसके ऊपर, ट्रस्टी के ऊपर। और फिर वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आप जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह करूंगा। और वो क्या कर रहा है, उसके इस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ऑनर, एक्सेप्टेड बाय द ऑनर। ठीक है, अगर आप ये जिम्मेदारी उठा रहे हो तो मैं आपकी इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर रहा हूं। कहते हैं आर डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। और या ये कह रहे हो कि ये जो डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, या ये जो कॉन्फिडेंस है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या डिक्लेयर एक्सेप्टेड किसकी तरफ से गया है, ऑनर की तरफ से, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, किसी और के भले के लिए, और ऑफ अनदर एंड द ऑनर, या किसी और के साथ साथ मालिक के फायदे के लिए, एंड इंक्लूड द यूनिट ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट को मेरे बच्चे हिस्सों में डिवाइड किया होता है, इस ट्रस्ट को भी हिस्सों में डिवाइड किया होता है। इसके हिस्सों को हम शेयर्स नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, यूनिट्स। जिस तरह आम कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं, ट्रस्ट के अंदर मेरे बच्चे शेयर्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, यूनिट्स। कोई बंदा अगर उस ट्रस्ट में मजीद कोई और बंदा भी कोई उसमें पैसा लगाना चाह रहा हो, तो वो यहाँ से वहां से क्या खरीदेगा, यूनिट्स, और ट्रस्ट को पैसे देगा, और उतने के ट्रस्ट का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। उसको कहते हैं यूनिट होल्डर। आम कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर। और यहाँ पे ट्रस्ट के अगर किसी ने यूनिट्स खरीदे होंगे, वो क्या कहलाएगा, यूनिट होल्डर। ये समझ आई हो या ना आई हो, लेकिन इस सारे उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं। चाहते ना चाहते उसको थोड़ा सा गौर से करके पढ़ लीजिएगा। कभी पूछा नहीं उसने, लेकिन पूछ ले, उसको मना नहीं है मेरे बच्चे। अगर उसने पूछ ली ट्रस्ट की डेफिनेशन दो, तो क्या करोगे, ये लिखोगे आप। सर समझ ही नहीं आई, तो बेटा इसको याद करना है। यही इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, बस ये जो मैंने आपको समझाया है जिस तरह करके, बस इस तरह याद, इसको मिला के पढ़ोगे तो शायद थोड़ी बहुत इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये हमने कल पढ़ लिया था पब्लिक कंपनी। बेटा यूनिट ट्रस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। ट्रस्ट को जब हिस्सों में डिवाइड कर दो, जैसे कंपनी को शेयर्स में डिवाइड करते हैं, तो इन हिस्सों को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट के हिस्सों को यूनिट। कहता है मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच द बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। यानी कि वो ट्रस्ट जिसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि जो उससे फायदा मिल रहा है ट्रस्ट से, उसको हम क्या करते हैं, हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कि जो जितने हिस्से खरीदेगा उसको उतना का फायदा मिला करेगा। जैसे कंपनी में जितने शेयर खरीद लेता है उसको क्या मिलता है, डिविडेंड। यहाँ पे जो बंदा जितने इसके यूनिट्स खरीद लेगा उसको उस लिहाज से बेनिफिट मिलेगा। सही दैट द एंटाइटलमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी टू इनकम और कैपिटल। यानी कि मान लो कि हम सब लोग किसी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन सर हमें बेनिफिट कितना मिलेगा, जितने हमारे पास उस ट्रस्ट के यूनिट्स ये खरीदे हैं, उन्होंने हमें खुद अलॉट किए हैं, जो भी तरीकाकार है, हमें बेनिफिट्स किस तरह मिलेगा, जितने हमारे पास उस ट्रस्ट के यूनिट्स होंगे। जिसके पास ज्यादा यूनिट्स है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसके पास कम यूनिट्स है उसको कम बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसे ही जैसे शेयर्स में जिसके पास ज्यादा शेयर ज्यादा डिविडेंड मिलता है, जिसके पास कम हो उसको कम। यानी कि बिल्कुल शेयर वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि जिसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जिसके पास जितने यूनिट्स उसको उतना फायदा मिलेगा। ये समझ आ रही है थोड़ी बहुत ही, आ जाए इट्स ओके। और ये बहुत जरूरी चीजें नहीं, अगेन मैं सर ना पढ़ाएं, मेरे बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं ना रहेगा, आप कहेंगे कुछ चीजें छड़वाई हैं हमने पीछे। प्राइवेट कंपनी अभी हमने डिस्कस किया। प्राइवेट कंपनी हो कौन सी होगी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी को समझने के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा। और याद करें अभी हम डिस्कस करके आए थे कंपनी लॉ के अंदर, जो बच्चे बैठे हुए थे वहां पे हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, पब्लिक की। पब्लिक कंपनी में क्या कह रहा था वो, कह रहा जो प्राइवेट ना। और जाके एक्चुअली हमें समझना किसको पड़ा था, प्राइवेट। लेकिन फिलहाल जब, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे टैक्स और कंपनी लॉ दोनों पढ़ रहे हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। जो तो खाली पढ़ रहे हैं ना टैक्स, उनको तो दिक्कत ही कोई, वो कहते हैं सर हमें क्या पता अभी आपने कंपनी लॉ में क्या पढ़ा। लेकिन जो बच्चे अभी कंपनी लॉ पढ़ के आए हैं उनको दिक्कत है। वो सोचेंगे सर ये क्या है, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट ना हो, और प्राइवेट जिसमें 3 पाबंदियां थी। सर यहाँ पे आप कह रहे हो प्राइवेट कंपनी वो होती है जो पब्लिक ना हो, भाई ऐसे ही। और यहाँ पे प्राइवेट को समझने के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक। तो पब्लिक जो पब्लिक ना हो एक्चुअली वो क्या होती है, वो प्राइवेट।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो, वो मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे? नॉन प्रॉफिट। अब ये हैं क्या क्या? मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच इज, अच्छा देखो इसका मतलब कभी भी इंडिविजुअल एनपीओ या एनजीओ नहीं हो सकता। कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं अकेला ही हूँ और मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, मेरे से कोई अकेला बंदा इंडिविजुअल अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हो, एनजीओ कह रहा हो, वो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा कि ये क्या होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, लेकिन इंडिविजुअल कभी भी ऑर्गेनाइजेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल की कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। कह रहे इसमें क्या कुछ शामिल होगा? कोई भी पर्सन, पर्सन इसका मतलब इंडिविजुअल के अलावा बाकी तो सारे आर्टिफिशियल पर्सन ही आ गए ना, जिस तरह अभी हम ऊपर पढ़ के हैं जिनको। कहता है एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, जो मजहबी मामलात के लिए हो, मजहबी जिसको होता है ना कि मजहब को प्रमोट करने के लिए इस तरह बनाई गई हो, मजहब की खिदमत के लिए बनाई गई हो, या कोई एजुकेशनल पर्पज के लिए, चैरिटेबल, जिसका मकसद ज़कात वगैरह इकट्ठी करके कहीं पे लगाना हो, या लोगों की वेलफेयर के लिए फॉर जनरल पब्लिक, या डेवलपमेंट पर्पज, कोई डेवलप करना, कुछ भी कहीं पर भी, कोई रोड्स हैं, कोई और कोई कहीं पे कोई साफ पानी पीने का निज़ाम, कोई और कोई इस तरह की चीजें आप बना रहे हो, आर फॉर द प्रमोशन ऑफ एन एमेट्रियल स्पोर्ट, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह के मामला को प्रमोट करने के लिए। यानी कि अगर वो पूछे पेपर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कहता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन इंडिविजुअल जो ये काम कर रही है, या फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या किसी कानून के तहत वो एज ए रजिस्टर्ड ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई, जैसे जो बच्चे कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आगे जाके हमने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, सेक्शन 42 होगा, बड़ा मशहूर, सिर्फ एक ही सेक्शन याद करना है वहां पे पूरे कंपनी लॉ में, वो सेक्शन 42 होगा। वहां पे हम कंपनी लॉ के तहत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ये उसी का जिक्र कर रहा है। उसी तरह कहता है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट, किसी भी पाकिस्तान के कानून के तहत आपने उसको एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको रजिस्टर करवाया हो, वो भी क्या है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएगी। और अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन इन द प्रेस, डेफिनेटली मेरे बच्चे। उसके अलावा कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप कमिश्नर से क्या करवा लो, उसको अप्रूव करवा लो। कमिश्नर कौन है बोला? यहाँ पे कमिश्नर कौन है? टैक्स वाले ही है ना। हाँ, एफबीआर वाले, टैक्स वाले ज्यादा अल्फाज में। हाँ तो बोर्ड एफबीआर, लेकिन उसके अंडर तो कमिश्नर है ना, कमिश्नर बोर्ड का ही हिस्सा होता है। लेकिन जब कमिश्नर कहें उसका मतलब कमिश्नर ही होता है, जब बोर्ड कहें तो उसका मतलब बोर्ड। तो कमिश्नर से इजाजत लेके, इसके अलावा कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कमिश्नर ने कह रखा हो कि इसको हम एनपीओ ट्रीट करेंगे, तो वो भी क्या होगी, एनपीओ ही होगी। एंड डन ऑफ द एसेट हो सच, ठीक होगा। चैरिटेबल पर्पस क्या ऊपर उसने लफ्ज बोल दिया था एक, चैरिटेबल पर्पस। उसने कहा कि ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। चैरिटेबल मतलब क्या है? रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ, यानी कि गरीबों का भला करना, एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, या किसी भी आम पब्लिक के भले के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट डेवलप करना, उसमें कोई बेहतरी लेकर आना, ये भी मेरे बच्चे क्या होता है, चैरिटेबल पर्पज ही होता है। आईटी इनेबल सर्विस, ये मेरे बच्चे ये सारा हम बाकी थोड़ा सा कल करेंगे। आइएगा जरा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये एक दो डेफिनेशन हमने चले आखिर पे फिर उसको कर लेंगे, लेकिन एक दो डेफिनेशन, क्योंकि एक डेफिनेशन तो अभी खुदा ना खासा शैतान की आंख है ना, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। वो पता नहीं उसने दुनिया जहान का कोई कारोबार जो हो सकता है ना, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, पाकिस्तान में कोई भी कोई जो बंदा जो धंधा कर रहा हो, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। उसने फिर छोड़ा ही कुछ नहीं, वो लिखता ही गया, लिखता ही गया। पता नहीं उसमें कभी वो पूछेगा कि नहीं, पूछा तो नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। लेकिन बहर वो एक आधी चीज रहेगी, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा मेरे बच्चे, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भाई किसी भी इंसान की हम टैक्स लायबिलिटी सर कैसे डिटर्मिन करेंगे? याद करो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, अगर कोई मिस्टर ए है, इसकी अगर आपने टैक्स लायबिलिटी को डिटर्मिन करना हो कि इस टैक्स ईयर के अंदर, टैक्स ईयर 2024 के अंदर सर मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी होगी क्या, मेरे बच्चे वो हमें कैसे पता चलेगी? तो क्या करना है मिस्टर ए का, कैसे डिटर्मिन करेंगे मेरे बच्चे? मिस्टर ए, सबसे पहले तो हम देख लेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए रेजिडेंट है, तो बाहर की इसकी कोई इनकम है ही नहीं, वो भी समझ लो। तो पाकिस्तान में इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकता था, अगर आपको याद हो? 5 हेड से मेरे बच्चे, कौन कौन से? सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन मेरे बच्चे, अदर सोर्स। इन सब हेड से जब मेरे बच्चे ये सारा इकट्ठा कर लोगे आप, क्या बोला था इसको, ये क्या बनेगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम को कोई चीज कम करती थी, डिडक्शंस।
अच्छा 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 है। और सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग ऐसे अच्छे हैं। हमने डिस्कस किया था कि हर पर्टिकुलर हेड में भी मेरे बच्चे कुछ ऐसी खर्चे होंगे, डिडक्शंस होंगी जो आपको अलाउ हो। तो पर्टिकुलर हेड में जो इनकम कम हो रही होगी वो किसकी वजह से हो रही होगी? डिडक्शंस की। और जो टोटल इनकम को कम करेंगे वो क्या होंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। और डिडक्टेबल अलाउंस को कम करने के बाद मेरे बच्चे पीछे क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम। और इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने क्या लगाने हैं? रेट लगाने हैं। यानी कि कल हमने डिस्कस किया था कि कोई बंदा आपसे पूछ रहे टैक्सेबल इनकम क्या है, हमने कहना टोटल इनकम में से लेस कर दें डिडक्टेबल अलाउंस, तो उससे क्या निकलेगा? टैक्सेबल इनकम। और याद करो कल हमने डिस्कस किया था डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं वाला? 4 है। डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं वाला? इनका रौला मकाओ पहले बीच में से। फिर उसे 4 डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से? सबसे पहले जक़ात। भाई जितनी जक़ात आप पे कर रहे होंगे अपनी इनकम में से लेस कर लो, टोटल इनकम में से जक़ात को क्या कर लो? लेस। सबसे ज्यादा यही देता पेपर के अंदर कि फलाना बंदा उसने इतनी जक़ात भी पे कर रखी है। लेकिन वही जक़ात है, चाहे वो पता क्या करता है पेपर के अंदर कि मिस्टर ए ने आज क्या किया? सुबह उसकी गली में एक इंतहाई कोई गरीब मुफलिस इंसान फिर रहा था, उसको 5,000 रुपया जक़ात दी है। इस साल में जो मिस्टर ए ने जक़ात टोटल पे की है वो 5,000, और किसको पे की है? अपने मोहल्ले में किसी इंतहाई गरीब इंसान। तो भैया बताओ ये जक़ात है कि नहीं? हमारे नजदीक तो जक़ात है, लेकिन टैक्स वाले इसको जक़ात नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं हम वही जक़ात आपको लेस करने देंगे आपकी टोटल इनकम में से जो आपने पे की हो अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। देखो, ए पर्सन इज इंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी जक़ात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर द जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसलिए पेपर में बोलेगा, अगर वो कुछ ना बोले हम यही समझेंगे ये जो उसने जक़ात पे की है वो अंडर द जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस ही पे की है। याद रखोगे इस बात को। अगर मोस्टली वो लिख देगा पेपर के उस वहां पे साथ ही कि मिस्टर ए ने, मिस्टर सूफी ने इतनी जक़ात भी पे की है अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो वो बोल देगा। अगर वो ना बोले, खाली बोले कि मिस्टर सूफी ने 5,000 जक़ात भी पे की है, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ले बेटा। और अगर वो जक़ात अंडर उशर ऑर्डिनेंस ना हुई, वो हमेशा बताएगा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहेगा, आप लोग भी फौरन से आपको वो कर देंगे, इमोशनल हो जाएंगे ना। सर वो सबसे ज्यादा जो हकदार है वो तो जाहिर बात है जिसका पता भी मोहल्ले में सबसे गरीब इंसान है, सर वही हकदार था। पक्की बात है ये जक़ात ही है। और आप क्या कर दो, उसको टोटल इनकम में से लेस कर दोगे। हालांकि उसको टोटल इनकम में से लेस नहीं करना, क्यों? जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे नहीं हुई। तो इस तरह कोई और वो कहेगा जक़ात पे कर दी उसने, वो जक़ात कंसिडर नहीं हो। याद रखोगे इस बात को। कहता है कि वेयर द ज़कात हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन डेट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है ना कि कई लोग बैंक में पैसा रखवाया होता है उन्होंने, और बैंक में जो पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर आपको सूद मिलता है। और हमारी किताबों में इंटरेस्ट नहीं लिखते सूद को, क्योंकि उससे गुनाह होता है। हम उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? मार्कअप या प्रॉफिट ऑन डेट, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि इससे गुनाह नहीं होता। अल्लाह माफ करे। तो जो पैसा बैंक में रखवाया हो, क्योंकि हमारा तो काम ही इन चीजों से रिलेटेड होगा। ये नहीं कि ज्यादा ये ना हो कि कल जाके सर आज आपने कहा था क्लास के अंदर कि हमारा तो काम ही सूद से रिलेटेड है, तो सर ये तो फिर बड़ा काम खराब हो गया। हम तो सर सूदी काम नहीं करेंगे। वो नया पंगा पड़ जाता है, खुदा ना खासा कहीं पे इस तरह का जिक्र कर दो। और नहीं नहीं मेरे बच्चे, कहीं पे कोई वास्ता नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह आपका, क्योंकि उस वक्त तक सारा निज़ाम वैसे इस्लामी हो चुका होगा इंशाल्लाह। अभी बड़े सारे बैंक इस्लामी हो गए, उसी तरह का इस्लामी माहौल बन जाएगा। दिल को तसल्लियां देने के लिए काफी होंगी चीजें। लेकिन मेरे बच्चे, हर वो चीज गलत होती है जो आपके दिल को मुनासिब ना लग रही हो। याद रखना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई खास हदायत है आपके लिए, हर वो चीज जो शायद खुदा न खासा जहाँ पे जिसमें कोई मसला होगा, वो आपके दिल को वैसे ही वो चीज नहीं भाएगी, इसमें लगेगा कि ये चीज मुनासिब नहीं है, चाहे इसमें जो मर्जी बेहतरी आ गई। इसलिए मेरे बच्चे, ये चीजें अल्लाह ताला से ही मांगा करो कि अल्लाह ताला ऐसे हालात बना दे कि हमें इस चीजों से इस तरह का कोई वास्ता ही ना हो। लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह होगा ही नहीं, अब परेशान नहीं होना है। ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे अल्लाह माफ करे कि वो बाद में फिर यही है सारा कुछ। बथेरी फील्ड है मेरे बच्चे जहाँ पे जाके आप सर्व कर सकते हैं। ले बेटा। अच्छा, मैं बता रहा था कि प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट कौन सा है? जो पैसा बैंक में पड़ा। अगर मान लो मैं यहाँ पे मेरा कुछ मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखा हुआ,
और मुझे वहां पे उस जो 1 लाख के ऊपर खुदा ना खासा मुझे वो सूद मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, मुझे बताओ ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है? सर बिजनेस ये थोड़ी होता है, वहां पे तो प्रॉफिट लॉस दोनों के चांसेस होते हैं, ये तो मैंने जस्ट पैसा रखवा रखा है, वहां पे मेरा बिजनेस तो नहीं है ये। हाँ, ना तो ये सैलरी है, ना कैपिटल गेन है, ना ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो ये एक्चुअली क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वैसे पढ़ेंगे जाके उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन ये जो प्रॉफिट ऑन डेट आपको मिल रहा है वहां से बैंक से, मेरे बच्चे, उसके ऊपर भी ज़कात डिडक्ट होगी। वेदा ज़कात हैज बीन डिडक्टेड, होता है ना फर्स्ट रमजान को ज़कात डिडक्ट होती है। और मुसलमान क्या करते हैं? फर्स्ट रमजान से पहले पहले सबके अकाउंट खाली है। यार कितने पहुंची हुई कौम है, खुद भी ज़कात नहीं देते, और जहां पे पता है कि ये ज़कात डिडक्ट हो जाएगी, चलो यार कहीं किसी तरीके से डिडक्ट हो रही है, वो भी नहीं होने देंगे। यार पैसा इतना पड़ा होता है, यकीन कर लो, ज़कात इतनी, उसके बावजूद इतनी वहां पे निकलवाने के बावजूद जो फंस जाते हैं, जिनको नहीं पता होता, उनकी ज़कात भी अच्छी खासी डिडक्ट हो जाती है। अच्छा, ये नहीं डिडक्ट नहीं, मतलब इकट्ठी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन देखो बेशर्म लोग हैं ना हमारे ऊपर, हुकूमत वाले, पता नहीं कहाँ पे खर्च करते हैं, ये ज़कात भी खा जाते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते, मर्दार खोर है, अल्लाह माफ करे। माजरत के ले बेटा, तो देखिएगा पूरे पाकिस्तानी लाहौरियों को तो खास तौर पे पहले ही बड़े सालों से मर्दार खिला रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे देखो, वो कहता है कि लाहौर में आने वाली 90% मुर्गी, वो खुद जो बंदा पूरे लाहौर के जो शवारमा होल्डर्स हैं, इनको इनको जो मुर्गी सप्लाई करता है, कहता है सर 90% मुर्गी इनको ठंडी आती है। वो खुद कह रहा है, वो जो 10% का वो सप्लायर नहीं है, वो जो भी वो भी आ रही होगी वो भी ठंडी है। ये ना कहना कि सर वो 10% वाले हम होंगे जो खाते हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो भी ठंडी ही होगी। वो सोचते ये हालात है। इतना वाकई बड़ा शवारमा 70-70 रुपए का कहाँ पे मिलता है मेरे बच्चे? ये तो मुर्गियों का भला करे जो टाइमों टाइम मर जाती है। अल्लाह माफ करे। बेटा अगर कोई इस तरह की चीज खाने का मन कर रहा हो ना, तो जाया करो। और उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या कहा है वहां पे, कि जो बंदे मुर्गी जिबा कर रहे होते हैं, वहां पे उनके पास एक ट्रांसपेरेंट वो पड़ा होगा, जो बॉक्स सा पड़ा होगा, जिसमें मुर्गी को हलाल करके फेंकेंगे। करते क्या है, खुदा न खास्ता जो मर जाती है उसमें फेंक देते हैं, उसको जिबा करके। और उसके बाद जो आपके सामने एक अच्छी खासी भागी तड़पती हुई मुर्गी को पकड़ के वो हलाल करके उसमें फेंक दे, और बाद में जो निकालते हैं वो निकालते हैं जो पहले उन्होंने फेंकी थी मरी। अब अच्छा, अगर ये ना हो रहा होता, मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट कहती है उनको कि ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ये रखो? हैं, ये जो गैलन शैलन जो आपने रख रखे हैं जिसमें फेंकते हो, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कईयों ने इसको फॉलो किया। अगर ना फॉलो करें तो थोड़ी सी मुंडी ऐसे करके ना, वैसे तो झांकते फिरते हो ना, उसको देख लिया करो, झांक लिया करो उसके अंदर कि उसमें कुछ पहले तो नहीं पड़ा हुआ। यकीन कर लो, इस तरह की कोई चीज खाने से बेहतर नहीं कि थोड़ी सी बंदा वो अगर रोके आपको, उसको ना लो उससे। बथेरे बैठे हुए मुर्गियां बेचने वाले, कहीं और से ले लो। लेकिन मेरे बच्चे कर लिया करो ऐसी चीजों का एहतियात, और घर ला के इस तरह की चीज बना के खा लिया करो। मैं क्योंकि मैं लगातार बच्चों को कहता हूँ, 5-10 दिन पहले ना, सबसे छोटा बेटा वो रो रहा होगा कहीं पे, मैंने खाना है, वो नहीं घर बना सके या व्हाट्सएप, उनको बाहर से मंगवा दिया है। अब वो खा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ उसको, मैंने थोड़ा सा मांग ही लिया उससे। लेकिन जब मैं खा रहा था ना, ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रही थी, ये 90% ठंडी मुर्गियां और सारा कुछ है। मैं कह रहा हूँ मैं जितनी मर्जी एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे भूख लगी हुई थी, मैंने खा लिया, अल्लाह के भरोसे पे भाई क्या करेंगे अब। ले बेटा, कहता है कि वेयर द ज़कात हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन डेट व्हिच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अच्छा, उसने खुद बता दिया, रोलिंग लेवल हो गया। Such zakat shall not be deducted out of the total income, rather it shall be allowed as a deduction while computing income from other source। यानी कि इसको आपने याद रखना, अगर जो आपका पैसा बैंक में पड़ा होगा और वहां पे कोई जक़ात डिडक्ट हो रही होगी, और वो पैसा आपका कहाँ पे जा रही होगी, इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो इसको डिडक्शन के तौर पे लेस कीजिएगा, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लेस ना कीजिएगा। डिडक्शन का मतलब क्या है, कि उस पर्टिकुलर हेड में आपने लेस करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेस कर दीजिएगा, उसको आगे टोटल इनकम में से लेस ना कीजिएगा। यानी कि जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करेंगे ना, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आई मेरे बच्चे, मान लो कि 1 लाख रुपए, उसमें ये क्या थी, प्रॉफिट ऑन डेट, वो जो बैंक में पैसा रखा हुआ था, और उस पर जक़ात भी पे थी। तो वो जक़ात क्या करो, यहीं से अगर 10,000 आपने जक़ात दी है, वो यहीं से लेस कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आएगा, 90। लेकिन अगर ये जक़ात ना होती, कोई दूसरी जक़ात होती, तो वहां पे मेरे बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आना था, लाख आना था मान लो। और ये जो 10,000 था, ये कहाँ पे चला जाता, टोटल इनकम में से लेस होता। बस शो, देखो आंसर सेम आना है, बस शो कहाँ पे कोई चीज शो करनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
लेस तो होगा, चाहे वहां से कर दो चाहे वहां पे, एट द एंड आंसर सेम आना नीचे, हम करेंगे इसको, टैक्सेबल इनकम सेम करेंगे। देखो कहेगा देखो तूने गलती कर दी, मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली ये जक़ात हो तो उसको आपने वहीं से लेस करनी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली कौन सी, प्रॉफिट ऑन डेट वाली। कह रहा है कि वेयर द अमाउंट ऑफ जक़ात इज मोर देन टोटल इनकम। भाई हमारी टोटल इनकम थी, और टोटल इनकम कैसे आई होगी, वो सारे हेड से कैलकुलेट करके। टोटल इनकम थी मेरे बच्चे हमारी 15,000, और जक़ात मेरे बच्चे जो इस साल में हमने पे किया अंडर जक़ात एंड नोशर ऑर्डिनेंस, जो पे हुई या डिडक्ट हुई, वो मेरे बच्चे थी हमारी 20,000। तो आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में। तो टैक्सेबल इनकम किस में निकलाई, नेगेटिव में। तो नेगेटिव मेरे बच्चों को कहता है कि ये रिफंड नहीं होगा। आप समझ लो, आप इसको क्या कंसिडर करो, इसको दिखा तो दो, लेकिन ये मेरे बच्चे जीरो ही समझो इसको, क्योंकि इस 5,000 का कुछ नहीं बनना। क्या कहता है, वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज मोर देन टोटल इनकम द एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड और कैरीड फॉरवर्ड। ये पढ़ेंगे, ये लॉसेस जो होते हैं, बात का लॉस आ जाए वो कैसे कैरी फॉरवर्ड वगैरह हुआ करेंगे, 11वें चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी बहुत बात समझ आई, बस ज़कात में इतनी सी बात, ये चीज समझाने के लिए, बस वो पेपर में बताएगा आपको। ज़कात लिखा हो पे हुई है इतनी, उसको ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाली समझिएगा। लिख दिया, बड़ी अच्छी बात। अगर कोई कहानी बताएगा इसने ज़कात फलाने बंदे को इस तरह करके किसी को दे दी, मेरे बच्चे वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाली नहीं। और अगर प्रॉफिट ऑन डेट वाली ज़कात हो तो मेरे बच्चे आपने टोटल इनकम में से नीचे आके डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे उसको ट्रीट नहीं करना, डिडक्शन के तौर पे ट्रीट करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से ही लेस कर देनी। जब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मैं बताऊंगा। लो बेटा, उसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशन एक्सपेंसेस, 4 चीजें थी टोटल। नेक्स्ट क्या होगा, वर्कर वेलफेयर फंड। भाई सादी सी बात है कि पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड। अब ये वर्कर वेलफेयर फंड, अगर कहीं पे भी हम बात करते हैं ना फंड की बात करते हैं, फंड समझ लो कि ये जो कंपनीज वगैरह ने कुछ इस तरह के फंड बनाए होते हैं, इसमें करते क्या है कि कुछ हिस्सा अपना, कुछ वर्कर्स का लेके इस तरह की कुछ चीजें बनाई होती हैं इन्होंने, ताकि वर्कर्स का फायदा होता रहे। अब इसमें आपने ये नहीं सोचना कि ये है क्या वर्कर्स वेलफेयर फंड, बस ये सोचना कि अगर कोई भी अमाउंट उसने ये कही कि इतनी अमाउंट वर्कर वेलफेयर फंड के तौर पे उसने पे की है, वो हमेशा कहां पे जाएगी, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे। मिली नहीं जो उसने पे की है, याद रखोगे इसको। A person shall be entitled to deductible allowance for the amount of any worker welfare paid by the person in the tax under the worker welfare fund ordinance 2019। ये मोस्टली वैसे भी ना, देखो अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार में से वर्कर्स के भले के लिए कहीं पे कोई पैसा लगा रहे हो, वर्कर वेलफेयर फंड को कोई पैसा दे रहे हो, आपको कह रहे हैं कि अगर आप पैसा कमाओगे कारोबार से, बिजनेस से इनकम आ रही होगी, आप इस पैसे को क्या कर लो, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लेस कर लो, क्योंकि आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो जो शायद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लोगों का भला करना। तो वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए अगर इस तरह का कोई पैसा निकाल के लगा रहे हो, जिस तरह ज़कात लगाते हैं मेरे बच्चे, ज़कात भी तो लोगों के फायदे के लिए होती है ना। इसी तरह अगर आप अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकाल के अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए वर्कर वेलफेयर फंड को जमा करवा रहे होंगे, ताकि वो वर्कर वेलफेयर फंड अगेन क्या करे, अपने मजदूरों के लिए, जैसे वेलफेयर बोर्ड सुना है ना, वर्कर वेलफेयर बोर्ड, शायद आप लोगों को नहीं पता। ये सीएफई जो कुछ सालों पहले चलता ही वर्कर वेलफेयर बोर्ड की बेस पे था। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे वर्कर्स के, और उनका जो जितनी फीस आती थी वो सारी वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से आती थी। वो बच्चे खुद पे नहीं करते थे, उनके हॉस्टल के खर्चे, उनके आने जाने के खर्चे, उनके खाने पीने के खर्चे, सारे मेरे बच्चे वहीं से पे होते थे। और अभी हम दोबारा वो करने जा रहे हैं जितने भी ये, लेकिन होता हर एक बंदे के लिए नहीं, ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होता। खैर, हाँ, अभी वो सीए भी लॉन्च करने जा रहे हैं उसी नाम से, ताकि उन बच्चों को वहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि ये अब वहाँ उस पर जा नहीं सकता वर्कर वेलफेयर बोर्ड पे, वहाँ से ये ब्लैक लिस्ट हुआ था जब उस वक्त। तो अब उसको वहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों को अकोमोडेट कर सकें जो इस तरह के वर्कर्स के हैं। खैर, अच्छा, ये जितनी कहानी लिखी होगी ना, बस वैसे पढ़ने के लिए है, याद यूज नहीं करना, बस लफ्ज एक याद रखना है, वर्कर वेलफेयर फंड। और ये वो क्या हो, पेड बाय द पर्सन इन द टैक्स अंडर द वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। इस फंड के तहत अगर किसी बंदे ने किसी कोई अमाउंट पे की है, उसको भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे टोटल इनकम में से लेस कर दिया करेगा। अंडरलाइन और ठीक हो गया ये, बस ये सारा कुछ नहीं रीड करना। और ये मेरे बच्चे जो वेलफेयर वेलफेयर फंड वाला ये सारा कुछ हुआ था ना, ये हुआ था 18वीं तरमीम, बड़ी मशहूर एक तरमीम है पाकिस्तान के आइन के अंदर, 18वीं तरमीम। और ये सूबे अक्सर उस तरमीम के ऊपर लड़ भी रहे होते हैं, और इमरान खान की एक ही कोशिश थी, मैंने 18वीं तरमीम खत्म करनी है, इसी वजह से उसको अंदर बंद किया। और ये सारे जितने लोग हैं इनकी करप्शन के लिए और सहूलतें पैदा हो गई थी 18वीं तरमीम के जरिए, क्योंकि सूबों को इख्तियारात मिल गए थे, क्योंकि उनको जरदारी साहब को पता कि मेरे लिए सिंध है और सिंध ही मैंने चलाना है, और जो कमाना है यहीं से कमाना है।
तो इसलिए मेरे बच्चे इन लोगों ने आपस में मिलजुल के एक 18वीं तरमीम पास की थी, और उस तरमीम में सूबों को इख्तियारात मिल गए थे बड़े सारे, जिसमें वो अपनी इनकम खुद और कुछ वफाक से भी हिस्सा लेंगे, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने फिर बंदर बांट की। तो खैर, क्या कह रहा है, कहता है कि अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय द प्रोविंस आफ्टर द 18, या तो वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत किसी ने वर्कर वेलफेयर फंड में कोई अमाउंट दी हो, या वो कह रहा है कि 18वीं तरमीम के तहत बनने वाला कोई वर्कर वेलफेयर बोर्ड हो, अगर उसको आपने कोई पेमेंट की हो तो उसको भी आप लेस कर सकते हो। However, no deductible allowance will be allowed where the amount is paid to provincial by a trans-provincial organization, a person having, अच्छा देखिएगा, ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेरे बच्चे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक से ज्यादा सूबे में काम कर रही है। अच्छा देखिएगा, हम CFE एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम पंजाब में भी काम कर रहे हैं और सिंध में भी काम कर रहे हैं, और हमने क्या किया यहाँ पे जो पंजाब की गवर्नमेंट है, मान लो कि इसको हमने वर्कर वेलफेयर फंड में हमने कुछ अमाउंट पे की है, वो कहता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जो वर्कर वेलफेयर फंड में हमने अमाउंट पे की है, इसके ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम एक से ज्यादा सूबों में काम कर रहे हैं। दोबारा सुन लो यार, ये एक छोटी सी बात है। कहता है कि नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड वेयर एनी अमाउंट इज पेड टू प्रोविंसेस, जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविंस सूबों को अमाउंट पे की हो बाय ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कई सूबों में काम कर रही है, उसको हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे अलाउ नहीं करें। जिसको उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिया तो भाई बस निकाल दिया, यानी कि शायद वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करेंगे जो सिर्फ किसी एक सूबे में शायद काम कर रही है। अगर कोई एक से ज्यादा सूबों में काम कर रही हो और उसने सूबों को किसी तरह का कोई इस तरह का वर्कर वेलफेयर फंड में कोई पार्टिसिपेशन की है, कोई पे किया मेरे बच्चे, उसके ऊपर उसको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। बस पेपर के अंदर अगर आया भी, बस ये एक लफ्ज लिखा होगा वर्कर वेलफेयर फंड में इतनी अमाउंट पे की है, बस आपने वो लेस करनी डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड वही मिलते जुलते अल्फाज मेरे बच्चे, उसी तरह, बस एक चेंज होगा लफ्ज ये वाला, बाकी डिट्टो वही, उसी तरह मेरे बच्चे वो 18वीं तरमीम सब कुछ वही, बस इसका नाम क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। तो अगर कोई बंदा वर्कर पार्टिसिपेशन में किसी तरह की अमाउंट पे करेगा, उसको भी डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे, बस इसमें एक है समझने वाला, वो ये है एजुकेशनल एक्सपेंसेस, बाकी सिर्फ नाम होगा। जक़ात है, जक़ात में आपने देखना है ओशन ऑर्डिनेंस के तहत पे की, वो बाकी वैसे भी नहीं पूछता, ये समझने वाला भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। एजुकेशन डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, कहते हैं अगर कोई बंदा इनकम कमा रहा हो लेकिन साथ अपने बच्चों की तालीम पे भी लगा रहा हो, भाई बच्चों की तालीम सेहत ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बंदा लगा रहा है खुद अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, उसको कोई सहूलत भी तो होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर हम आपको सहूलत दे रहे हैं, आप अगर कुछ कमाओ और उसको अपनी बच्चों की तालीम के ऊपर लगाओ, तो जितना बच्चों की तालीम के ऊपर लगा रहे होंगे हम आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर अलाउ करेंगे। जब गवर्नमेंट ने ये बात करी ना, लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को उठा उठा के उन्होंने महंगे महंगे स्कूलों में जमा करवाना शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो सत्यानाश हो गया है क्या। वैसे इस तरह हुआ ही नहीं, शुरू के अंदर ही गवर्नमेंट ने बाद में फौरन से सोचा होगा और अब इस तरह के रूल्स बना दिए उसकी डिडक्शन के लिए। देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है कि एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द टैक्स ईयर प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन। वो दे देगा पेपर के अंदर कि फलाना मिस्टर दाऊद, उसकी टैक्सेबल इनकम है 1 मिलियन और इसने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर इतना खर्चा पे किया है, बताओ इसको कितना डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। जब वो खर्चा बताएगा आपको, वो जो रूल्स होंगे कैलकुलेट करने के वो नीचे दे रखे हैं उससे। क्या सबसे पहले अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, उसको डिडक्टेबल अलाउंस पैसे नहीं मिले, ये एजुकेशन वाला। अगर 15 लाख से कम हुई, क्या लिखा हुआ है, लेस देन 15 लाख, 15 लाख पूरी भी हो गई तो उसको ये डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशन वाला नहीं मिलना। 15 लाख से कम होगी तो मेरे बच्चे ये अलाउंस मिलेगा। बाकियों के लिए इस तरह का कोई नहीं, ऊपर तीनों के लिए। ऊपर चाहे आपकी जितनी मर्जी अमाउंट हो, ज़कात पे की हो, वर्कर वेलफेयर फंड में कोई पैसा दिया हो, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में, उसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे अवेल कर लोगे। लेकिन ये जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये तभी आप लेस कर सकते हो अगर आपकी इनकम 15 लाख से, टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम होगी। टैक्सेबल इनकम पता ना, टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम। अब ये देखिएगा मेरे बच्चे, the amount of an individual deductible allowance allowed for a taxpayer shall not exceed the lesser of, shall not exceed the lesser of,
यानी कि इनमें से जो सबसे कम होगी उससे ज्यादा आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कहना क्या चाह रहा है। 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर, यानी कि जितनी उसने ट्यूशन फीस पे की है उसका 5%। इसको लिखते जाते हैं, लेजर ऑफ 5% ऑफ ट्यूशन फीस जो उसने पे की है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे किसी बंदे के 4 बच्चे हैं और उस वो पे कर रहा है 6,000 पर बच्चा, पर मंथ पे कर रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो कितनी अमाउंट बनेगी बनाइए। ये उसकी ट्यूशन फी निकाल रहे हैं हम, फिलहाल हम ट्यूशन फी निकाल रहे हैं उसकी। 4 बच्चे, 6,000 पर मंथ खर्चा हो रहा है उसका ट्यूशन के ऊपर। तो साल में कितना खर्चा कर रहा है ये बंदा? 2 लाख। ये आप कह रहे हो 2,88,000। इसका लो 5%। लो भैया, एक ये हो गया। कहते हैं 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। और उस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है उसका 25%। मान लो ये जिस बंदे के हम हिसाब किताब लगा रहे हैं उसकी टैक्सेबल इनकम है 13 लाख। देगा वो क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल इनकम खुद ही दे देगा। पहले टैक्सेबल इनकम है उसकी 13 लाख में, 1.3 मिलियन। निकालो इसका 25%। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना निकलेगा ये? 3,25,000। तो बड़ा तीसरा देखिएगा, कहता ये है ना, हाँ यही है। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ, एक अमाउंट उसने खुद ही दे दी। कहता कि जितने उसके बच्चे हैं, जितने उसके बच्चे हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60,000 से मल्टीप्लाई करो। 2,40,000, 40,000। इनमें से जो सबसे थोड़ी अमाउंट है वो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लो। अल्फाज क्या थे जरा देखिए, इनमें सबसे थोड़ी अमाउंट क्या है? तो भाई इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करवाने का फायदा क्या है जब इतना ही तर पाना था किसी बंदे को। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है। अल्फाज क्या थे, उसे अल्फाज देखिएगा। कहते हैं द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड, जो उसको अलाउ करेंगे हम खर्चे के तौर पे लेस करने के लिए टोटल इनकम में से फॉर ए टैक्स ईयर, शैल नॉट एक्सीड द लेजर ऑफ, यानी कि वो नहीं बढ़ेगी जो इसमें से सबसे कम होगी, उससे ज्यादा डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होगा इनमें से जो सबसे थोड़ा है उससे ज्यादा। अल्फाज अजीब से हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि तीनों तरीकों से अमाउंट कैलकुलेट करनी है और जो इनमें से फिर सबसे कम होगा उससे ज्यादा आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं। अब जरा मुझे एक बंदे की जरा वो कैलकुलेट करके दीजिएगा, डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। इसका डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट करके देना मेरे बच्चे। मिस्टर ए, इसके बच्चे हैं मेरे बच्चे 3। इसका जो पर चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो तो वैसे असूल में लिखा हुआ है, लेकिन वो 60,000 वाला था ना। 60,000 वो आपने वैसे खुद कैलकुलेट करना है। मैंने वैसे कह दिया था बच्चे 3 हैं, तो बाकी वो चीज़ आपने खुद ही कैलकुलेट कर दी है। एक अमाउंट थी ना तीसरे नंबर वाली, उसके लिए कोई और क्राइटेरिया नहीं, वो आपने जितने उसके बच्चे होंगे उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया। तो एक तो वो बस मैं यही बता रहा हूँ। मिस्टर ए, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी टैक्सेबल इनकम, उसकी टैक्सेबल इनकम मेरे बच्चे वो है 16 लाख। अब जरा देखो इसको कितना डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ। मैं पहले सबसे यही चेक करना चाह रहा था सबसे पहले। ये ना हो कि खुदा ना खासा किसी बंदे की 15 लाख या उससे ज्यादा हो और आप उसका कैलकुलेट करके दे दो डिडक्टेबल अलाउंस, क्योंकि उसने कितना रख रखा है उसको 15 लाख से कम।
15 लाख का लफ्ज भी आ गया मेरे बच्चे टैक्सेबल इनकम के अंदर, फिर भी उसको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होगा। चलो भैया उसकी जो टैक्सेबल इनकम कर दो 12 लाख रुपए, चलो कैलकुलेट करके दो कितना डिडक्टेबल अलाउंस है। अच्छा ट्यूशन फीस अज्यूम कर लो इसको पे करनी पड़ रही है, साल की लगा लो यार, 1.5 लाख रुपए इसकी टोटल तीनों बच्चों की ट्यूशन फीस बनती है। ये साल की मैंने दे दी, कुछ और नहीं दिया, तो ट्यूशन फीस मैंने वैसे 1.5 लाख लिख दी, तो पक्की बात है ये किसकी है, ये साल की है। मैंने वैसे ट्यूशन फीस आपको 1.5 लाख दे दी, ट्यूशन फी है मतलब साल की तीनों बच्चों की। चलो क्या 7500, आपने 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहले ट्यूशन फी 1.5 लाख, इसका 5% कितना निकला। आपने कहा कि बाकी तो फिर वैसे ही उसकी जो वो बनती थी, क्या कहते हैं उसको, अमाउंट जो हमने 60,000 वाली थी, वो 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000, और तीसरा एक 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये 3 लाख बना, 180, और ये कितना बना था 3 लाख रुपए। तो कितने अमाउंट उसको लॉ होगी, ये 7500 में। इस तरह करके आपने उसको कैलकुलेट कर, तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का एक ही डिडक्टेबल अलाउंस है। अगर वो उसको, इसको भी ना, वो ये नहीं लाजमी नहीं कि उसको पूरा किसी सवाल का हिस्सा बना देगा। इसी तरह आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन देके आपको कहेगा कि इस बंदे का जो एजुकेशनल पर्पज के लिए जो डिडक्टेबल अलाउंस होगा वो बता दो, आपने इस तरह कैलकुलेट करके उसको बताना होगा। तो इसको 1-2 नंबर का, क्योंकि उसकी आदत है 2-3 नंबर के छोटे छोटे सवाल भी बनाते हैं इसके अंदर, जिस तरह बिलो में बनाते हैं बेटा। Any loans are part of an allowance for a tax year that is not able to be deducted for the year shall not be carried forward। और अच्छा मेरे बच्चे, मान लो कि ये कितना निकला था आपके पास 7500, आपकी इनकम इस साल की जो मान लो कि जिसको कहते हैं ना जो टोटल इनकम है, अज्यूम कर लो, हालांकि टैक्सेबल इनकम का भी हमने वो लिया था 75, टोटल इनकम 0% है, चलो लगा लो यार, वैसे मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए। टोटल इनकम कितनी है बोला, 0, उसमें से चलो 0 ना करो, हमारी टोटल इनकम है 5,000 टोटल इनकम है। इसमें से लेस क्या करना था बोला, डिडक्टेबल अलाउंस कौन सा आया बोला 7500, ये आपने लेस किया, बाकी कितना आया बोला नेगेटिव। तो जिस तरह जक़ात में नहीं उसने कहा था कि जक़ात अगर उसको लेस करने के बाद आंसर नेगेटिव में आ गया, तो कहीं पे वो जो 25 आप तो मिलेगा आपको, ना ही कैरी फॉरवर्ड हो। ये भी उसी तरह की बात आपको बता रहा है, कह रहा है कि वो जो अगर मान लो कि टोटल इनकम में से ये आपका एजुकेशन एक्सपेंस बढ़ गया, देखो लेजर ऑफ है ना, हो सकता है कोई बंदा अन्य वाह पे कर रहा हो अमाउंट उसकी ट्यूशन की, लेकिन वो औकात में रहते हुए पे करे, 14 लाख तो उसकी टोटल इनकम है? लेकिन टैक्स वालों ने कहीं ना कहीं पकड़ ही लेना उसको, जो मर्जी कर ले। बहरहाल ये आप दिमाग में रखिएगा, अगर किसी भी तरीके से आंसर नेगेटिव आ गया ना, अगर आ गया, तो वो आप क्या करोगे, इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड फॉर द ईयर शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू ए सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, इस साल में ही आप इसको लेस कर सकते हो एजुकेशन एक्सपेंसेस को। इस साल में अगर कुछ बच गया, ये नहीं कि सर 2500 अगले अगले साल में, मैं 2500 अगले साल की इनकम टोटल इनकम में से जाके लेस कर दूँ, अगले साल की, चलो जरा देखिएगा, इससे अगले साल में हम चले गए 2025 में, उस वक्त हमारी टोटल इनकम में से जो हमारा डिडक्टेबल अलाउंस बना वो हमने लेस किया, उसके बाद भी हमारी कुछ वो बन रही थी, इनकम बन रही थी, हमने कहा सर 2500 पिछला भी लेस कर लें, हमने कहा कि नहीं, वो तो लेस करने की इजाजत नहीं। कौन से वाला 2500, ये डिडक्टेबल अलाउंस वाला, ये अगले सालों में जाके लेस करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ समझ रहे हैं मेरे बच्चे, ये ना कहना सर खूबसूरत करके प्रेजेंट करके बताओ, उसका फायदा ही कौन नहीं, मैं लखवा लुखवा के ऐसे ऐसे सवाल लखवाऊँ, फायदा ही कौन नहीं उसका, समझना बस इसको। कह रहा अलाउंस शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी for either of the parents making payment of the fee on furnishing national tax number or name of the education institution। कहते हैं ये अलाउंस किसको देंगे, उनमें से जो वालिदैन हैं, चाहे उसकी वालिदा चाहे उसका वालिद, जो बंदा भी टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा वो ये अलाउंस क्लेम कर सकता है। यानी कि वालिदैन में से जिसकी भी, जो भी बंदा जो टैक्स पेयर है, जो जिसका एनटीएन बना होगा और वो फाइलर है, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो ये वाला वो डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सके, क्योंकि दो वाले, अब देखो बाप भी है माँ भी है, दोनों कमा रहे हैं, भाई किसकी इनकम में से लेस करें, हो सकता है वालदा ना कमा रही हो, तो कौन क्लेम कर लेगा, बाप।
अगर वालदा कमा तो रही है लेकिन इतनी इनकम नहीं है कि वो फाइलर बने, थोड़ा कमा रही है और बाप कमा रहा है इतना, तो फिर भी बाप उसको क्लेम कर लेगा। लेकिन क्लेम वही करेगा जो फाइलर हो। जो फाइलर ही नहीं है उसको क्लेम करने की इजाजत नहीं होती। यानी कि उसके लिए आपको टैक्स फाइलर होना जरूरी है। अलाउंस शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, ये हम देखेंगे। ये वही है बस लाइन, इसको भी इग्नोर कर देना आपने, फजूल लाइन है। अलाउंस फॉर पढ़ा बस इसको बाकी इग्नोर कर देना, बस यही इतनी काम चीज है। बस कहीं पर भी आज के बाद मकसद इसको पहले मैं कभी नहीं पढ़ाता था, ये चारों चीजें आखिर पे जाके बता दिया करता है। मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि टैक्सेबल इनकम जब हमने कैलकुलेट करनी है तो टोटल इनकम में से लेस क्या होने, डिडक्टेबल अमाउंट, और वो कितने हैं, चार। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशन एक्सपेंसेस। और जो एजुकेशन एक्सपेंसेस के ऊपर उसका तरीकाकार है, या तो क्या हो 5% ऑफ ट्यूशन फी, या उसका 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या उसके जितने जो बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो उससे हम क्या करेंगे, उसको ये जो इनमें से जो लेजर होगी उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि वही अमाउंट लो होगी मैक्सिमम। तो ये मेरे बच्चे पास आपने एक तरीका का वो सीखना आए मेरे बच्चे, थोड़ा सा माजरत के साथ। हमारी क्लास कितने बजे तक है किताबें सबके पास ही हैं? नहीं बेटा, मिस्टर ए की आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर द टैक्स ईयर 2024। इस तरह करके हम लिखा करेंगे उसके ऊपर कि जो भी बंदा होगा जिसकी वो टैक्स लायबिलिटी आपसे कैलकुलेट करवाएगा, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, बात कर उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करवाएगा, साथ वो कहेगा टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम निकाल दो, टोटल इनकम में से क्या लेस कर देंगे, डिडक्टेबल अलाउंस। और बात कर वो कहेगा इसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करो। जाहिर बात है खाली अगर टैक्स लायबिलिटी भी पूछ लेगा वो सारी चीजें पिछली तो कवर हो ही जानी है। समटाइम वो सारी चीजें नहीं पूछ रहा होता, कुछ पूछ लेगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम खाली निकाल दो, कहेगा अच्छा ये कहेगा इसके मिस्टर ए की क्या करो, सिर्फ मुझे टैक्सेबल इनकम बता दो। तो टैक्सेबल इनकम पूछिए तो फिर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत, वो भी देखेंगे वो टैक्सेबल इनकम क्या होगी और टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। नहीं बेटा, मिस्टर ए की इनकम फॉर सैलरी बताते जाओ मेरे बच्चे, जितनी लिखवानी है आपने वो बोल दो। नहीं भैया, आप लोगों से कुछ भी ना पूछो। भाई सैलरी वो कमा रहा है 4 लाख रुपया, और इनकम फ्रॉम बिजनेस 6 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख रुपया, कैपिटल गेन 3 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 लाख रुपया। चलो भैया, देखो अभी हम डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे, देखिएगा यहाँ पे डिडक्शंस तो नहीं कहीं आई। फिलहाल हम सिर्फ एक चीज सीखने जा रहे हैं कि रेट्स कैसे लगाने हैं। मेरे बच्चे कितना निकलेगा ये, 16 लाख। 16 लाख आ गया, ये टोटल इनकम। इसमें से लेस क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे वो सिर्फ ज़कात है 1 लाख रुपए की, तो क्या आ गया 15 लाख रुपए। ये 15 लाख क्या है बड़ा, टैक्सेबल इनकम मेरे बच्चे, इसका नाम क्या होगा, टैक्सेबल इनकम। ऐसी इनकम जो इस काबिल है कि आप इसके ऊपर टैक्स पे करो। अब मेरे बच्चे एक असूल आपने दिमाग में रखना, इस टैक्सेबल इनकम का आपने हमेशा 75% लिया करना। कितना बोला, 75%। अगर तो इसकी 75% देखो, कितना, 11,25,000। ये है 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब हमारे टैक्स लॉज हैं वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान की जो टैक्सेबल इनकम है उसके 75% से सैलरी इनकम बढ़ जाए तो फिर हम लगाते हैं सैलरी वाले रेट। यहाँ पे दो टेबल दिए होंगे मेरे बच्चे, एक है सैलड वाले रेट्स
एक है नॉन सैलरी वाले। अच्छा, सैलड मतलब सैलरी वाला बोल रहा हूँ क्योंकि सैलरी वाला बोलने में टाइम लगता है। लफ्ज क्या बोल देंगे उसको, सैलड और नॉन सैलड। तो ये ना हो कि सलाद वाले आप उसको समझ लो हैं। तो सैलड और नॉन सैलड वाले रेट्स अगर आपको नजर आ रहे होंगे मेरा ख्याल है, तो देखो सैलरी वाले रेट कब लगेंगे, अगर उस इंसान की टैक्सेबल इनकम का 75%, यानी कि उसकी टैक्सेबल इनकम, चलो ऐसे कर लो, इधर से ले आया करो, अगर उस इंसान की सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से बढ़ जाए, अगर मिस्टर ए की सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से बढ़ जाए तो सैलरी वाले रेट, अगर उसके बराबर हो या उससे कम हो नॉन सैलरी वाले रेट। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी इंसान की इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से बढ़ जाए, आपने हमेशा क्या करना, टैक्सेबल इनकम का 75% लिया करना, और उसको किससे कंपेयर करके देखना है, सैलरी के साथ। अगर इनकम के टैक्सेबल इनकम के 75% से सैलरी ज्यादा हो तो सैलरी वाले रेट, अगर उसके बराबर या कम हो नॉन सैलरी वाले रेट। याद रखोगे इस बात को, और ये कहीं पे लिखना नहीं आपने, वहां पे लिख कर नहीं उसको दिखाना कि आपने हमेशा यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी हो, टैक्सेबल इनकम उसका 75% लिया हुआ है, उसको कहेगा ये कर क्या रहा है। यानी कि आपने ये जस्ट आपके आपके यहाँ पे उसके क्या कहते हैं इसको, कैलकुलेटर, ये मोबाइल नहीं, वहां पे अलाउ ही नहीं होता पेपर के अंदर। ये सारी कैलकुलेशन आपने कहाँ पे करनी है, कैलकुलेटर। यानी कि सिंपल आपने क्या करना है, बस ये टैक्सेबल इनकम का 75% निकाल दिया कर, और उसको किससे मिला के देखा करना है, सैलरी। अगर इस जो अमाउंट कैलकुलेटर पर आई है सैलरी इससे ज्यादा हो तो सैलरी वाले रेट, और जो अमाउंट कैलकुलेटर पर आई है सैलरी इसके बराबर या कम हो नॉन सैलरी, बराबर भी आ जाए नॉन सैलरी वाले रेट। याद रखोगे। अब जरा देखो, आपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर 75% रेट लगा के क्या निकाला है, आपके कैलकुलेटर पे कितना लिखा रहा है, 11,25,000। इसको आपने सैलरी के साथ कंपेयर किया, सैलरी कितनी है बोला, 4 लाख। मुझे बताओ कैलकुलेटर वाली अमाउंट ज्यादा है या सैलरी वाली, तो कैलकुलेटर क्या आएगा फिर, नॉन सैलरी वाले। याद रखोगे इस बात को। लो बेटा जरा जाओ नॉन सैलरी पे, वहां पे टेबल पे जरा देखिएगा, ये जो 11 लाख, सॉरी 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन ही है ना, सॉरी 15 लाख, सॉरी सॉरी मैं 11 लाख, वो तो ये लिखा हुआ 15 लाख रुपए। देखिएगा 15 लाख रुपया वहां पे किस स्लैब में जाएगा, इस तरह का स्लैब दिया होगा आपको, स्लैब रेट्स दिए होंगे। सैलरी वाला देख रहे हैं, नॉन सैलरी वाला, नॉन सैलरी वाला देखोगे। अच्छा पहले जरा असूल देखना, उसके अल्फाज लिखे हुए, ये जरा देखिएगा, टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। कहता वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड, देखो बराबर ना हो, सैलरी वाली इनकम एक्सीड कर जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, तो फिर कौन से रेट लगाओगे, सैलरी वाले। यानी कि उस इंसान की जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाली हेड में इनकम नजर आ रही है, वो उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से बढ़ जाए। बात वही है, बस उसके लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट। क्या बोला उसने, कहता है वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा मोस्टली हम यहाँ पे जो इनकम पढ़ रहे हैं ना, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा वो इंडिविजुअल का ही पढ़ रहे हैं, कंपनियां हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, याद रखिएगा। वो इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, वो कंपनी का टैक्स वहां पे जाके पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो टैक्सेशन पढ़ रहे हो वो किसकी पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल कौन है बोला, आप लोग। तो 9% जो यहाँ पे जो चीजें हैं वो सारी इंडिविजुअल की हैं, बड़ा बिल्कुल सादा सा टैक्स है, इसको सादा ही रखना है आप लोग। बेटा कहता वे द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अब इसको इसी इससे मिला के जरा देखो, जो हमने अभी बनाया वो, वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, और सैलरी की कितनी इनकम थी बोला यहाँ पे, 4 लाख। वेयर द, यार क्या है किधर गया, वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड, वो बढ़ जाए, सैलरी वाली इनकम 4 लाख बढ़ जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, तो फिर हमने क्या रेट लगाना था, सैलरी वाला। लेकिन वो हमारा तो यहाँ पे बढ़ा ही नहीं ना, इसलिए हम किस तरफ चले गए, नौ सैलरी। इसलिए मैंने आपको सिंपल कहा, ऊपर सैलरी आ रही होगी हमेशा, और नीचे आपने टैक्सेबल इनकम निकाला करनी है। टैक्सेबल इनकम का हमेशा 75% ले लिया करना है, और जो कैलकुलेटर पे 75% आएगा उसको सैलरी से कंपेयर कर लो, और वो जो अमाउंट अभी टैक्स वहां पे कैलकुलेटर पे नजर आ रही है, अगर वो ज्यादा है उससे, सॉरी सैलरी अगर इससे ज्यादा हो तो फिर सैलरी वाले, अगर इसके बराबर हो कैसे तो फिर नहीं। 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा, परेशान नहीं होना।
अगरचे आसान सी बात है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे हमारी सैलरी क्या थी, टैक्सेबल इनकम के 75% से कम है, तो हम नॉन सैलरी वाले रेट लगाएंगे। तो हाँ, तो फिर तो पक्की नॉन सैलरी वाले ही आएंगे, फिर तो कंपेयर करना भी बेवकूफ़ी होगी। ये कहना चाह रहा है मेरा बच्चा कि सर यहाँ पे जीरो है, जीरो है, फिर तो रौला ही खत्म हो गया ना मेरे बच्चे। अगर बाकी चारों हेड से फिर कंपेयर नहीं करना, 75% लेके फिर देख रहे हो ऊपर कहाँ पे कंपेयर करना, उसका कोई फायदा नहीं। नहीं बड़ा, तो चले बताइएगा कितनी इनकम थी, 15 लाख टैक्सेबल इनकम। बताइएगा किस उसमें फॉल करेगा स्लैब रेट में, फोर्थ में। और फोर्थ क्या कह रहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख। 15 लाख थी, 12 लाख से बढ़ गई, बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख। तो फिर कैसे लगेगा टैक्स, 75,000। देखो, एक तो हो गया 75,000, ये तो मिनिमम हो गया, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। टोटल कितनी थी, 15 लाख। 12 लाख से एक्सीड कितनी की है, 3 लाख। 3 लाख का हमने कितना लेना है, 3 लाख का 20%, यानी कि ये मिनिमम टैक्स है, ये तो समझो कि देना ही देना, ये तो है ये बीच में। उसने कहा कि जो देखो 12 लाख तक तो हमने आपको कर दिया 75,000, जो 12 लाख से आपकी अमाउंट एक्सीड हुई है उसको क्या करो, उसको 20% से, हाँ वो भी निकालो। तो ये बताना कितनी अमाउंट होगी, 75,000 प्लस 60, ये कितना निकला, 135। ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पे करके दिखाया करनी है। यहाँ पे लिखा करेंगे टैक्स कितना बना, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ 3 लाख, तो हम बोलेंगे कितना, 1,35,000। वो ऐड ही कर देता यार, ठीक है, प्लस में लिखा है, कितना हो गया, 1 लाख। ये इसकी क्या बनेगी, टैक्स लायबिलिटी, तो उसने पे करना, इसको बोला टैक्स वालों को, याद रखोगे इस बात को। तो इस तरह करके मेरे बच्चे, यही है जो सबसे अहम चीज़ है, जो हम 4-5 दिनों में सिखाते हैं, वो आपने 4-5 मिनटों में सीख ली। अभी मैं बाल की खाल उतारता रहूँ, उतारनी तो है। लो बेटा, जल्दी जल्दी यही अमाउंट चेंज कर लो, मेरा ख्याल है, क्यों हम सारा क्यों लिखें, अमाउंट चेंज करो मेरे बच्चे। इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 20 लाख रुपया, 2 मिलियन इनकम फ्रॉम सैलरी, और बाकी इसी तरह है। चलो भैया जरा निकालो इसकी टोटल इनकम, कितना, 32 लाख। और जरा निकालिएगा इसका लेस कर दें 1 लाख रुपया, 31 लाख। चलो भैया जरा इसका 75% लीजिएगा, 23 लाख। क्या सैलरी बढ़ गई इससे, अभी भी कम ही है। कौन से रेट लगेंगे, नॉन सैलरी। चलो जरा निकालो 31 लाख पे नॉन सैलरी वाले रेट्स, किस हेड में उसमें स्लैब रेट में फॉल करेगा मेरे, 31 लाख है, 30 लाख, 30 लाख से बढ़ गया, बिल्कुल मेरे से 30 लाख से बढ़ गया, और 40 लाख से कम, क्योंकि 31 है, जारी बात है यहाँ पे फॉल करेगा। तो 4,65,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 लाख। तो 1 लाख का कितना लेना, 30%, यानी कि 30,000 ये होगा, और 4,65,000 ये। तो इसका जो टैक्स बनेगा मेरे बच्चे, वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो ये ऐसे लिखकर आपने, चलो लिख लो भैया, लिख लो के साथ, आप पता नहीं क्या लिख रहे थे आप, वैसे ही या वैसे समझने के लिए चीजें। तो कितना मेरा, 4,65,000, 4,65,000, टैक्स कितना बनेगा उसका, 465 प्लस 30,000। और वो दिखाना है उसको कि देखो हमने ये रेट लगाया उसके ऊपर, उसको दिखा हुआ नजर आएगा मेरे बच्चे इन। अच्छा, अकाउंटिंग की तरह यहाँ पे हर एक स्टेप के नंबर, आप ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे ना, अगर खुदा ना खासा कहीं पे कुछ गलत हो गया, वो गलत कोई दिक्कत नहीं, जो जहां जहां पे जो सही लिखते जाओगे ना, वो सबके नंबर मिलेंगे। ये ना समझना खुदा ना खासा इसमें कहीं पे कोई एक चीज गलत होगी, वो सारा कुछ गलत होगा। नहीं नहीं, जो इवन देन बात, अगर आपने रेट शेट सही लगा रखे हैं, अमाउंट्स में कमी बेशी आ रही है, उसको पता है कि अमाउंट में ऊपर ऊपर टोटल गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसने प्रोसीजर तो सही परफॉर्म किया ना उसके ऊपर, उसके भी नंबर। इसलिए जरा थोड़ा सा हर स्टेप को सही तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, और उसको दिखाना है यहाँ पे मेरे बच्चे कि ये जो हमने क्या किया, 30%, 1 लाख रुपए का लिया है, और उससे वजह से 30,000 उसमें ऐड हुआ है। चलो मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा इसको दोबारा चेंज करो।
30 लाख रुपए, शायद अल्लाह करे आप कुछ बन जाए। निकालो टोटल इनकम। कितना बोला आपने? 42, 41। गड़बड़ है। निकालिएगा इसका 75% लीजिए। हैं? फिर इतना ज्यादा नहीं भैया, भाई इसको चेंज करो। लो बेटा, 4 मिलियन, 52 लाख नीचे, 51। निकालो इसका 75%। हाँ, 38 लाख 25 हजार। लो भैया, ये क्या हमारी 38 लिखा है, चलो तो 38 लाख 25 हजार। तो मुझे बताएं, क्या ये सैलरी से कम है, या ये कह लो सैलरी इसके 75% से ज्यादा है? ये सही है वैसे। इसके 75% से देखना सैलरी ज्यादा है कि नहीं, इस तरफ जाया करो, बजाय कम ज्यादा रौला ही मुकाओ। कि इसका जो 75% लोग है, हमेशा आपने देखना है कि सैलरी इसके 75% से ज्यादा है। अगर है तो कौन से रेट लगेंगे? सैलरी वाले। चलो भैया, अब मेरा ख्याल है कि हमें कहाँ पे जाना होगा? सैलरी वाले में जरा देखिएगा, सैलरी वाले में कहाँ पे जाएगा? ये है 51। टैक्सेबल इनकम कितनी निकली है मेरे बच्चे उसकी? 51। तो कहाँ पे फॉल करेगा ये? फिफ्थ में। जरा देखिएगा, टैक्स 4,35,000 की जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, 4,35,000। सॉरी, जमा 27.5% ऑफ द, कितनी अमाउंट एक्सीड हो रही है मेरे बच्चे? 51 है ना, 15 लाख रुपया एक्सीड होगा, क्योंकि 36 लाख से जितना बढ़ रहा है ऊपर, तो हमारा 51 लाख है, तो मेरे बच्चे कितना बढ़ेगा? 15 लाख। तो 15 लाख का 27.5% लो। ये दिखाइएगा यहाँ पे, एक दफा उसके कैलकुलेशन करके निकालिएगा इसका 15 लाख का 27.5%। 8। समझ आ रही है थोड़ी बहुत? देखो, हमने सवाल करने हैं अभी अभी तो हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, ये जो टैक्स रेट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। भाई हमारे पास दो तरह के टैक्स रेट्स हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसे भी होंगे जो उन्होंने टैक्स रेट अलग दिए हों, कोई खास अमाउंट्स होंगी। या तो हमने कल डिस्कस किया था, वो कुछ हमारे एफटीआर होती हैं, कुछ एनटीआर होती हैं। हमारे यहाँ पे जो ज्यादा टैक्स पड़ेंगे वो सारा एनटीआर का होगा, नॉर्मल टैक्स रेजीम। और नॉर्मल टैक्स रेजीम उसको बोलते हैं जिनके ऊपर ये वाले रेट्स लगा के, जो भी हमने देखे हैं, हम जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें उसको नॉर्मल टैक्स रेजीम कहते हैं। एनटीआर किसको कहते हैं? मतलब नॉर्मल टैक्स रेजीम क्या होता है? नॉर्मल तरीकाकार क्या होता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का? जिसके ऊपर ये दोनों जो टेबल हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे? कुछ ऐसी इनकम होंगी, वो कहेगा इसके ऊपर आपने 15% फिक्स टैक्स पे करना है। हमने कहा ये कहाँ पे लिखा हुआ? कहता मैं कह रहा हूँ। फिर हम उसको देखेंगे, वो या तो एफटीआर में जाएगा या कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा, उसको हम एनटीआर नहीं बोला करेंगे। आई मीन हल्की से एक रजीम का होता है मामला, वो कहीं पे 3-4 टोटल इनकम, दोनों की 3-3 4-4 इनकम्स हैं, कभी वो पूछ भी ले। ये ना समझना कि उसका टैक्स लॉ पढ़ा पड़ा है। हमारा जो सारा है वो किसका है? इसका। यहाँ पे कल मेरे बच्चे कोई एक आधी चीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल क्लास छोटी है। 4 से 5 बजे क्लास हम कंडक्ट करेंगे, कल जुमा है। सैटरडे को मेरे बच्चे हमने अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू कर देनी है। हम मजीद इन चीज़ों पे भी टाइम नहीं लगाएंगे, हमने हेड्स कवर करके फिर अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होगी दोबारा देखेंगे यहाँ, क्योंकि काम की चीज़ की तरफ हमने चले जाना है। याद रखोगे? फिर इंशाल्लाह देखिएगा आपको पुरसकून हो गया आप चीज़ों को करने में। ये जो डेफिनेशन शेफी है, जो मुश्किल मुश्किल चीज़ों से आप वहाँ पे चाहे इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन होंगे पुरसकून। नहीं बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बस ये जितनी चीज़ें पढ़ी है मेरे बच्चे, फिलहाल इनको सिर्फ याद कर लो खुदा के लिए। अभी ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये अभी काम की नहीं है।